सोचें, एक दिन आप सुबह उठे और अपना शहर बॉब्ड वायर से घिरा हुआ दो हिस्सों में बटा हुआ पाएं। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के रास्ते में आर्म्ड गार्ड्स दिखें। लोग सुरंग बना के हॉट एयर बैलून या जिप लाइन द्वारा भागने की कोशिश करें। कई उन गार्ड्स के हाथों मारे भी जाएं। नहीं, ये कोई नेटफ्लिक्स के सीरीज की कहानी नहीं है, ये असलियत है। जर्मनी के बर्लिन की सच्चाई जो घटी थी 13 अगस्त 1961 को, आने वाले 28 ईयर्स तक। जी, ये है कहानी दो हिस्सों में बटे बर्लिन की। दिस इज द स्टोरी ऑफ द बर्लिन वॉल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं उस दीवार की जो दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं, अपने ही लोगों को बंदी बनाने के लिए बनाई गई थी, जिसे क्रॉस करने की कोशिश में कई लोग मारे गए, लेकिन गवर्नमेंट उसे जस्टिफाई करती रही। चलिए जानते हैं, लेकिन शुरू से। चैप्टर 1, अ नेशन एंड सिटी डिवाइडेड इन टू। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, लेकिन एक जगह ये आजादी की बजाय बंधन लेके आई, जर्मनी। ये देश हार चुका था, जिसके बाद 4 अलाइड पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने मिलके इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ताकि यहाँ फिर कोई बड़ी पावर आके पहली जैसी थ्रेट ना क्रिएट कर दे। ये 4 हिस्से या 4 जोन्स एक एक अलाई के पास कंट्रोल करने के लिए दिए गए। यूएस, यूके, फ्रांस, इनके हिस्से मिला के बने वेस्ट जर्मनी, और जो सोवियत वाला हिस्सा था वो था ईस्ट जर्मनी। अब तक सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई बर्लिन के साथ। बर्लिन, ये शहर ईस्ट यानी सोवियत वाली टेरिटरी में था, उसके बीचों बीच, लेकिन वो शहर शेयर्ड था वेस्टर्न अलाइज के साथ। मतलब सोवियत के इलाके के, बड़े से इलाके के बीचों बीच एक शहर बर्लिन, वो भी 4 हिस्सों में बटा गया, जिससे जर्मनी की तरह वेस्ट और ईस्ट बर्लिन बुलाया गया। रुको, थोड़ा अपनेपन के साथ समझाती हूँ। हमारे पार्टीशन के वक्त जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो डिवाइड क्लीन था, करेक्ट? लेकिन सोचे, अगर रावलपिंडी जो पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है, उसको काट के एक हिस्सा अगर इंडिया को दिया होता और एक पाकिस्तान को, तो हमारे देश का एक शहर का हिस्सा पाकिस्तान के बीचों बीच होता, जहां पहुंचने का एक ही तरीका हो, दूसरे के देश के इलाके से होके। बस वैसे ही वेस्टर्न अलाइज की जर्मनी का एक हिस्सा ईस्ट जर्मनी के बीचों बीच बर्लिन में था। बर्लिन जो भी ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में बटा हुआ था। वेस्टर्न अलाइज ने अपने इलाके को डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्टिक तरीकों से चलाना शुरू किया, और ईस्ट यानी सोवियत ने कम्युनिस्ट रिजीम से, जहां कंट्रोल गवर्नमेंट का था और सब लोग एक बराबर। 1948 में वेस्टर्न अलाइज ने एक करेंसी डॉयश मार्क लॉन्च की और धीरे धीरे फॉरेन कंट्रोल से गवर्नेंस लोकल जर्मनी को देने लगे। ये स्टेप ईस्ट यानी सोवियत वाली साइड के लिए खतरा था, तो उन्होंने भी अपनी करेंसी लॉन्च करी। टाइम के साथ सोवियत अलाइज ने वेस्ट बर्लिन में भी कब्जा करना चाहा, और जाहिर है नो वन विल वांट समवन एल्सेस टेरिटरी इन द मिडल ऑफ देयर ओन, तो सोवियत ने वेस्टर्न अलाइज का हिस्सा जो बर्लिन का था अपना बनाने के लिए तरकीबें लगानी शुरू कर दी, जिस कारण उन्होंने बर्लिन तक वेस्ट जर्मनी के यानी वेस्टर्न अलाइज के आने जाने वाले इलाकों पे, रस्तों पे ब्लॉकेड लगा दिया, यानी वहां तक के रस्ते यानी कि रोड, रेलवेज और कैनल्स रोक दिए गए थे। आफ्टर ऑल बर्लिन जो है वो तो सोवियत के इलाके में था ना, और पूरा सोवियत के इलाके से घिरा हुआ, तो वो कुछ भी कर सकते थे। नतीजा, वेस्ट बर्लिन में फूड, रिसोर्सेज, मेडिकल सप्लाईज अब सब बंद होने लगे। सोच ये थी कि सप्लाईज रोक के स्टार्वेशन और लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण वेस्टर्न अलाइज बर्लिन का वो हिस्सा, अपना हिस्सा गिव अप कर देंगे। तो वेस्टर्न अलाइज ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि अगर जमीन के रास्ते बंद हैं तो क्या, हम आसमान से जाएंगे। उन्होंने लॉन्च किया बर्लिन एयरलिफ्ट, एक मैसिव एयर ऑपरेशन जिसके अंतर्गत उन्होंने भारी मात्रा में वेस्ट बर्लिन
अपने सप्लाईज पहुंचाए बाय एयर। लेकिन सोवियत ने इन्हें अपना एयर स्पेस यूज करने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो रोक नहीं सकते थे। दरअसल वॉर के बाद कुछ एयर कॉरिडोर्स लीगली ओपन करे गए थे यूज करने के लिए फॉर द वेस्टर्न अलाइज, स्पेशली वेस्ट जर्मनी को अपने वेस्ट बर्लिन तक आने जाने के लिए। इन फ्लाइट्स को रोकने का मतलब था ऑफिशियल वॉर अगेंस्ट वेस्टर्न अलाइज। तो बस इस तरह वेस्टर्न अलाइज ने बर्लिन तक खाना, पानी, कोल, मेडिसिन, फ्यूल सब कुछ पहुंचाना शुरू किया और आने वाले एक साल में कुछ 2.3 मिलियन टन सप्लाईज डिलीवर हुए। एक साल में 2 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स उड़कर बर्लिन पहुंची, जिस कारण सोवियत की लगाई हुई ये ब्लॉकेड फेल हो गई। हेंस इट गॉट लिफ्टेड अगेन ऑन May 1949. This was the time when Germany officially got divided into 2 regions. Western wala Federal Republic of Germany, a capitalist democracy backed by NATO, और East wala German Democratic Republic, communist state under Warsaw Pact. 1950 तक सोवियत के जर्मनी के बहुत सारे लोग भाग भाग के वेस्ट जा रहे थे, और जो जा रहे थे वो थे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और साइंटिस्ट, जिसे ईस्ट जर्मनी ने ब्रेन ड्रेन के तौर पे देखा। लेकिन ये भाग कैसे रहे थे? सिंपल, वेस्ट बर्लिन वेस्ट जर्मनी का हिस्सा था, वेस्टर्न वाला, तो वहां से अपने लोगों की मूवमेंट के लिए उन्होंने फ्लाइट्स, ट्रेन्स वगैरह तो रखी हुई थी। इसका फायदा ईस्ट जर्मनी सोवियत वालों ने उठाया। वो चुपचाप वेस्ट बर्लिन में जाते थे और वहां से वेस्ट जर्मनी के लिए फरार। इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1952 में सोवियत लीडर स्टालिन ने वेस्ट और ईस्ट जर्मनी के 1400 किलोमीटर के बॉर्डर सील कर दिए वॉच टावर्स और गार्ड पेट्रोल के जरिए, ताकि कोई भी अब ईस्ट यानी सोवियत के जर्मनी से वेस्ट जा ना पाए। इस बॉर्डर को इनर जर्मन बॉर्डर कहा गया। लेकिन फिर भी नंबर्स के माने तो 1961 तक 35 लाख लोग, विच इज 20% ऑफ ईस्ट जर्मनीज पॉपुलेशन, भाग चुकी थी। और तब 1961 में वेस्ट बर्लिन को ही घेरा डाल सील करने का फैसला लिया गया, सो दैट वहां कोई आ ना सके, और अगर आओगे नहीं तो वहां से जाओगे कैसे? वेस्ट जर्मनी फरार कैसे हो पाओगे? ऐसे बनी द इनफेमस बर्लिन वॉल। चैप्टर 2, बॉब्ड वायर संडे। 13 अगस्त 1961 संडे। ये सुबह बहुत ही अजीबोगरीब थी। बर्लिन, वो शहर जो ईस्ट जर्मनी के बीचों बीच में स्थित था, जो पहले से ही एक इनविजिबल ईस्ट और वेस्ट बर्लिन 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उसी के वेस्ट इलाके यानी बर्लिन के लोग जब 13 की सुबह उठे, उन्होंने अपने शहर को एक बॉब्ड वायर फेंसेस से घिरा हुआ पाया। उनके पूरे इलाके की घेराबंदी हो चुकी थी। हुआ ये था कि बर्लिन का जो वेस्ट इलाका था, उसके 155 किलोमीटर के पैरामीटर को क्लोज कर दिया गया था। वहां अंदर जाने के सारे रास्ते बंद, जिस कारण इस दिन को बॉब्ड वायर संडे बुलाया गया। अब लोग अटक चुके थे अपने ही शहर में, अपने ही घर में, जहां से ना कोई बाहर जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता था। वो शहर अब एक जेल था। ओनली वे आउट फ्रॉम देयर वाज वाया एयर इनटू वेस्ट जर्मनी। वो यानी वेस्ट वाले तो फिर भी ठीक थे, लेकिन उनका क्या, जो सोवियत के जर्मनी में वहां से जाके फरार होते थे, अब उनका एस्केप का रास्ता बंद हो गया था। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सोवियत हैड डन दिस। आने वाले दिनों में वो फेंस और मजबूत बनाई गई। 17 अगस्त 1961 को कंक्रीट दीवार की पहली ईंट लगाई गई, और ऐसे बॉब्ड वायर की बाउंड्री अब एक वॉल, वॉच टावर्स और सोल्जर्स में तब्दील हो गई थी। उसके बाद आया शूट टू स्टॉप ऑर्डर। अगर कोई भी बर्लिन वॉल क्रॉस करने की कोशिश करे, उसे गोली मार दी जाए। ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट पुलिस द स्टासी इस मूवमेंट पे मजबूत नजर रखे हुए थी, लेकिन लोग फिर भी ईस्ट बर्लिन से वेस्ट यानी सोवियत के बर्लिन से वेस्ट बर्लिन जाने की कोशिश कर रहे थे। कई कामयाब भी हुए। दीवार के नीचे से सुरंग बना के, घर में बनाए हॉट एयर बैलून द्वारा,
ग्लाइडर, जिप लाइन, नदी तैर के कुछ भी कर रहे थे, नई नई तरकीब लगा रहे थे। कई लोग सफल भी हुए लेकिन कई असफल। 140 लोग इस वॉल को क्रॉस करने के मिशन में गार्ड्स के हाथों मारे गए। अब जो रेलगाड़ी वेस्ट बर्लिन होके वेस्ट जर्मनी जाती थी वो ईस्ट जर्मनी के स्टेशन में रुकनी बंद हो गई कि कहीं वहाँ से कोई गाड़ी पे चढ़ ना जाए। वो रेलवे स्टेशंस अब घोस्ट स्टेशन जैसे दिखने लगे थे, which were heavily guarded. ईस्ट जर्मनी में रहने वालों के लिए जिंदगी अब दुब्बर हो गई थी। वो डर में जीने लगे थे as prisoners under bureaucracy and surveillance. सवाल ये था, वो गवर्नमेंट जिसे अपने ही लोगों को फेंस से रोकना पड़े, वो हुकूमत आखिर कब तक चल सकती थी? ईस्ट और वेस्ट का कॉन्ट्रास्ट अब खुल के दिखने लगा था। बुक्स, पॉलिसीज, रेडियो, टीवी, एक जगह सब सप्रेस्ड और दूसरी जगह आज़ाद। इसकी एक झलक देखने को मिली वेस्ट बर्लिन की तरफ के वॉल पे, जो एक कैनवस के तौर पे यूज होने लगी। वो वॉल ग्रेफिटी और उम्मीद के मैसेजेस से कवर होने लगी। लोग आके उस पे अपने ओपिनियन लिखते। एक तरफ वो दीवार रंग और आज़ाद अल्फाजों से भरी हुई रहती थी और दूसरी तरफ खाली, गार्ड्स की निगरानी में। ऐसी ही उम्मीद का एक मैसेज म्यूजिक भी लेके आया और बहुत ही यूनिक तरीके से। डेविड बॉय, एक मशहूर म्यूजिशियन जो वेस्ट बर्लिन में रह चुके थे, उन्होंने 1987 में वेस्ट की साइड की दीवार के बिल्कुल पास अपना एक कॉन्सर्ट रखा। कॉन्सर्ट था एक तरफ, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ की ऑडियंस के लिए वो वहां पे आके कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगे। म्यूजिक, उससे तो कोई दीवार नहीं रोक सकती थी ना। आवाज और म्यूजिक दूसरी तरफ जा रही थी। कॉन्सर्ट के जोश में लोग भावुक हुए, फ्रीडम के नारे लगाने लगे। उनके गार्ड्स के साथ कुछ अनबन भी हुई और रायट्स उठे। इसके एक साल बाद 1988 में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जो भी एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन है, उन्होंने ईस्ट बर्लिन, जी ईस्ट, सोवियत वाले बर्लिन में कॉन्सर्ट किया। यूथ रेबेलियन को रोकने के लिए सोवियत गवर्नमेंट ने इसे कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट में अलाउ किया था, जहां 3 लाख लोग कॉन्सर्ट देखने आए थे। इस कॉन्सर्ट में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने जर्मन में बोला कि वो वहां किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ रॉक एंड रोल प्ले करने आए हैं, इस उम्मीद से कि एक दिन सारे बैरियर्स टूट जाएंगे। उनके इस मैसेज ने तहलका मचा दिया। गवर्नमेंट ने इस मैसेज को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने तो ये लाइव सुना था, उसे कैसे अनसुना कर देते। अब चीजें थोड़ी बदलने लगी। गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में फेल हो रही थी। पैसा बहुत खर्च हो रहा था। सीक्रेट मार्केट्स बन गई थी जहां लोग इलीगली चीजें मूव कर रहे थे और लोग बगावत। तब मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत लीडर, ने एक नई सोच की बात आगे रखी। उन्होंने बोला, लेट्स बी मोर ओपन एंड फिक्स व्हाट्स ब्रोकन। इस मैसेज ने दूसरी कम्युनिस्ट कंट्रीज को काफी हौसला दिया, जिस कारण आया हंगरी के बॉर्डर का ट्विस्ट। अब थोड़ा समझते हैं। हंगरी एक और कम्युनिस्ट कंट्री रिफॉर्म हो रही थी, जिन्होंने अपने बॉर्डर साथ ही लगे लिबरल कंट्री ऑस्ट्रिया के लिए खोल दिए। एंड बैक एट होम ईस्ट जर्मनी में गवर्नमेंट ने लोगों को हंगरी, अनदर कम्युनिस्ट कंट्री में जाने की, वेकेशन करने की इजाजत दे दी। अब लोग हंगरी वेकेशन करने जाते और वो वहां से ऑस्ट्रिया निकल एस्केप हो जाते। ये एक अच्छा रूट बनाया गया था गायब होने का। और जो लोग पीछे रह गए थे, उन्होंने नारे लगाने शुरू किए कि हम जाना चाहते हैं, हम रुके हैं, लेकिन चेंज चाहते हैं। चेंज आने वाला था, लेकिन धीरे धीरे। 9 नवंबर को गवर्नमेंट ने अपनी न्यू लिबरल सोच के बारे में बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां एक गलती के कारण दीवार धीरे नहीं, रातों रात गिर गई। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में थी, उन्होंने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में ट्रैवल रूल्स रिलैक्स करने का डिसाइड किया था, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। तब गंतर स्काबोस्की, गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन, ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये ट्रैवल कब लागू होगा, तो वो स्पोक्सपर्सन कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉपर या कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। उन्होंने अपने कुछ पेपर्स देखे, पर इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं थी। प्रॉपर जवाब ना होने के कारण इन्होंने एक गलती कर दी। इन्होंने उस रिपोर्टर को जवाब दिया कि जहाँ तक उन्हें पता है, ये इमीडिएटली लागू होगा।
और क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे लाइव दिखाई जा रही थी, पूरे ईस्ट जर्मनी के लोगों ने देखी। ये देख लाखों लोग बॉर्डर खुला समझ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए दीवार के चेक पॉइंट्स पे पहुंचे। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, वैसे ही गार्ड्स के पास भी क्लियर ऑर्डर्स नहीं थे। तो नेक्स्ट कुछ घंटों में कंफ्यूजन बढ़ गई, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, गेट्स खोलने की डिमांड कर रही थी। वहां के लोकल बॉर्डर कमांडर हेराल्ड येगार ये सब मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर फोर्स दिखा के इन्हें रोका तो सरकार लाइव टीवी पे वॉयलेंस करते दिखेगी। ऑर्डर्स क्या हैं पता ही नहीं था, कोई ऑर्डर्स हैं भी ये भी नहीं पता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई थी और इमीडिएट बॉर्डर ओपनिंग के बारे में भी बोला था। तो आखिरकार बढ़ती हुई भीड़ और जनता का प्रेशर देख 10:45 PM को हेराल्ड येगार ने कहा, वी आर ओपनिंग द बैरियर। और ऐसे पहला गेट बॉर्नहोमर स्ट्रासे से खोला गया, जहां से निकलती भीड़ ईस्ट से वेस्ट जाती एक दूसरे के गले लग रही थी, गीत गाते खुशियां मना रही थी। कईयों ने इस मोमेंट को परमानेंट बनाने के लिए हैमर से दीवार भी तोड़नी शुरू कर दी। इसके बाद बाकी के चेक पॉइंट्स भी एक एक करके खुलने लगे और ऐसे 28 साल पहले जो सिटी 2 हिस्सों में बांटी गई थी वो फिर एक बन गई। न्यू ईयर ईव को डेविड हैसलफोर्ड, एक अमेरिकन पॉप स्टार, ने इसी वॉल पे अपना फेमस लुकिंग फॉर फ्रीडम गाना परफॉर्म किया। पर असली म्यूजिक स्टेज से नहीं, लोगों से आ रहा था। उनकी खुशी और राहत की हंसी, खनकती हुई बोतलें और एक टूटी हुई दीवार की गूंज। 3 अक्टूबर 1990 को ऑफिशियली फिर एक बार ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलके एक देश बन गए, एक इंडिपेंडेंट कंपनी, दोनों सोवियत और यूएस की गिरफ्त से आजाद। पर क्या ही दुख थी इस सब की। 13 अगस्त 1961 उस बॉब वायर संडे से 9 नवंबर 1989 उन 28 इयर्स 2 मंथ्स और 27 डेज की क्या दुख थी। 1989 वो साल जब भीड़ ने वॉल क्रॉस की, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव। ये इंदिरा गांधी के दौर के बाद की बात है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के स्पेस से वापस आ जाने के बाद की बात है। टीवी पे रामायण आके खत्म हो जाने के बाद की बात है। ये जब हुआ ना, शोले को रिलीज हुए 14 साल हो चुके थे। ये कोई मुद्दतों पुरानी बात नहीं है, इट्स प्रीटी रीसेंट। तो ये सब इन अ सॉर्ट ऑफ न्यू एज वर्ल्ड ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे हो गया? मॉडर्न डेवलपिंग वर्ल्ड ये सब कैसे देखती रही और करती रही? कैसे ही वॉर की जातियों के बाद एक और जाति होने देती रही? इट्स नॉट एज ओल्ड, इट हैपेंड नाउ इन 1989। कैसे? बहुत हैरानी की बात है ना? आप बताएं, आपको इस बात ने हैरान किया या नहीं? चलिए, जब तक आप मुझे ये कमेंट्स में बताते हैं, मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। दिस इज प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।